वेलकम नाज़रीन, मिनट मिनट के साथ कमरुज़्ज़मान भट्टी आपकी खिदमत में हाज़िर है। बांग्लादेश के अंदर जो एक इनकलाब इस वक्त बरपा हुआ है, उस इनकलाब की सूरत हाल को हमारे बाज़ दानिश्वर, हमारे बाज़ पॉलिटिकल एक्टिविस्ट जो हैं, वो उसको पाकिस्तान के हालात के साथ एक रिज़ेम्बलेंस देने के बारे में गुफ्तगू करते नज़र आ रहे हैं। हर जगह ये बातें हो रही हैं कि अगर बांग्लादेश के अंदर एक रेजिस्टेंस की मूवमेंट आ सकती है और लोग सड़कों पर इस कदर इकट्ठे हो सकते हैं कि फिर वहाँ के हुक्मरान जमात बल्कि वज़ीर आज़म को जो है वो मुल्क छोड़ के जाना पड़ता है। और एक ऐसा लम्हा भी आता है कि जब वो अपनी लास्ट स्पीच भी जो है वो रिकॉर्ड नहीं करा पाती। तो अगर बांग्लादेश में ये हुआ है तो क्यों पाकिस्तान में ऐसा क्यों नहीं हो सकता था, या पाकिस्तान में ये हालात क्या वैसे नहीं हैं? तो ये रिजेम्बलेंस क्रिएट करने की कोशिश तो हो रही है, लेकिन बहुत सारे लोग शायद इस हकीकत से या तारीख़ी हवालों से अगर हम बात करें तो वो जो डिफरेंस है दोनों मुल्कों के दरमियान, उससे शायद अभी तौर पर तारीख़ी तौर पर आगाह नहीं है। क्योंकि बांग्लादेश के अंदर जो कुछ भी हो रहा है उसमें हसीना वाजिद और नेचुरली ये शेख मुजीबुर रहमान साहब की साहबजादी हैं। और शेख मुजीबुर रहमान वो शख्सियत हैं जो बांग्लादेश के बानी भी कह सकते हैं, पाकिस्तान के बागी भी कह सकते हैं। उन्होंने उस वक़्त जब मुल्क में आप कह लें कि नए आइन साज असम्बली के इलेक्शन हुए और उस आइन साज असम्बली के इलेक्शन के नतीजे में ये तय होना था कि मुल्क किस कानून ज़ाब्ते के ऊपर चलाया जाएगा, कौन कौन सा तरीक़ाकार होगा, आइन क्या होगा और बाकी मामला क्या होंगे। तो उस मौके के ऊपर जो मामला सामने आए और जो शेख मुजीबुर रहमान 6 नुकात लेके आए और उस दौरान जो कुछ एक बांग्लादेश के अंदर ऑपरेशन जारी था, तो उस सारे माहौल में शेख मुजीबुर रहमान ने बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लॉइट की। और वो उसकी एक्सप्लॉइटेशन का लेवल ये था कि वो 6 नुकात में बुनियादी शर्त पे ना सिर्फ अड़ गए, बल्कि उनका कहना था कि हर सूबे को ये राइट होगा कि जब वो समझें उस सूबे के अवाम, तो वो एक नई फेडरेशन, नए मुल्क की अनाउंसमेंट भी कर सकते हैं। तो नेचुरली वो एक ऐसा नुक्ता था जिसके ऊपर बहुत सारे पॉलिटिशियंस को इतराज़ था और 5.5 निकात तक बात मानी भी गई। और उसके बाद फिर यही हुआ जो हुआ सुकूत ढाका की शक्ल में सबके सामने आया। तो वो हालात जो थे उस वक़्त बांग्लादेश के अंदर एक ऐसी मूवमेंट भी चल रही थी जहाँ पे एक फ़ौजी ऑपरेशन चल रहा था। वहाँ उसके साथ साथ मुफ्ती बानी जो आप कह लें कि इंडियन साइड के टेररिस्ट लोग थे जो उसको हवा दे रहे थे अफवाज पाकिस्तान के ख़िलाफ़, चूँकि उस वक्त मुश्तरका अफवाज थी, तो उसके ख़िलाफ़ एक नफ़रत का बयानिया जो वो डेवलप किया जा रहा था। तो उसमें ऐसे माहौल बन रहा था। तो उसमें पब्लिकली एक ऐसा भी मामला था कि जमात इस्लामी के लोग कह लें या बिहारी लोग कह लें या वो लोग जो पाकिस्तान के साथ गहरी मोहब्बत करते थे, नज़रियाती वाबस्तगी रखते थे, तो वो जो थे वो उस टूटते फूटते पाकिस्तान को भी बचाने की आखिरी कोशिश कर रहे थे। तो वो कोशिश उनकी कामयाब नहीं हुई और वो फिर लाखों की तादाद में पनाह गुज़ीन जो हैं वो वहाँ पे बांग्लादेश के कैंपों में मैसूर होकर रह गए। और उनकी जो हालत ज़ार थी वो तो अलग से थी, लेकिन उसके साथ साथ वहाँ पे जो आप कह लें कि पाकिस्तान का एक मुकम्मल पाकिस्तान का नारा लगाने वाली जमात इस्लामी थी, उसके साथ भी ये हुआ कि उसके लोगों के जो हैं वो बहुत ज़्यादा निशाना बने, टारगेट्स बने, उनके ख़िलाफ़ इंतकामी कार्रवाई हुई और लास्टली यहाँ तक हुआ कि उनके लोगों को फांसियाँ तक दी गई। और ये सारा काम जो है दरमियान में जनरल इरशाद की हुकूमत रही, खालिदा ज़िया की हुकूमत रही, लेकिन इस नौईयत की कार्रवाइयाँ नहीं हुई। अगरचे वो कैंपों में पनाह गुज़ीनों की ज़िंदगी और बदतरीन ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर है, लेकिन इस तरह की कार्रवाई नहीं हुई कि उनको फांसियाँ दी गई हों। तो जमात इस्लामी बांग्लादेश के अमीर को समेत दीगर लोगों को वहाँ पर फांसियाँ दी गई। ये सारा काम जो है हसीना वाजिद के दौर में हुआ। तो ये एक आप कह लें कि एक घुटन का माहौल था और उस घुटन के माहौल में तसलसल के साथ हसीना वाजिद जो थी उस तमाम सोचों को दबा रही थी, उसके ऊपर पाबंदियाँ लगा रही थी और लास्ट उन्होंने ये किया कि जमात इस्लामी के ऊपर पाबंदी भी लगाई। तो चूँकि वहाँ के इलेक्शन के ऊपर वहाँ के स्टूडेंट्स की आदत जो है वो आवाज़ उठा रही थी, वो नुक्ताचीन बनी हुई थी, वहाँ का नौजवान जो था वो मैदान में था। तो जब ये बहुत ज़्यादा पाबंदियों की सूरत हुई तो फिर उसका मंतकी अंजाम वही निकला जो इस वक्त हुआ कि हसीना वाजिद जो चली गई हैं। तो पाकिस्तान में ऐसे हालात नहीं, पाकिस्तान में ये ज़रूर हुआ कि इलेक्शन के ऊपर उंगली उठाई गई और इलेक्शन के ऊपर आज भी सवालिया निशान उठाया जाता है, लेकिन उस तरह का माहौल नहीं। इवन 8 फरवरी को लोगों ने वोट डाला, लेकिन जो वोट के ऊपर पहरा देने का मामला था वो नहीं हुआ
और नतीजा ये हुआ कि फिर फार्म 45 से फार्म 47 और लोग उस तरीके से सड़कों पे नहीं आए जिस तरीके से बांग्लादेश में आए। तो ये थोड़ा सा फ़र्क है और बहुत सारे लोग इसके ऊपर ये बात भी कर रहे हैं कि अभी अगरचे यही कहा जा रहा है कि माशाल्लाह नहीं, ये एक बुरी सेटअप है और फ़ौजी जो हैं ये इस वक्त आर्मी चीफ़ हैं वो इस बुरी सेटअप को जो है जल्द जो है वो एक मुंतखब हुकूमत के हवाले जो इक़्तिदार कर दिया जाएगा। लेकिन बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि ऐसा शायद ना हो, क्योंकि इस तरह के मामलात में जब भी कभी फ़ौज आती है तो उसका पीरियड ये नहीं होता कि वो अबूरी सेटअप के तौर पे आती है, वो लॉन्ग रन आती है। और ये जनरल इरशाद के दौर में भी हुआ, ये पाकिस्तान में जनरल ज़िया के दौर में भी हुआ, इस तरीके से जनरल मुशर्रफ के दौर में भी हुआ। तो अब भी अगर वहाँ पे ये अबूरी सेटअप, जिसको बहुत सारे लोग अबूरी सेटअप कह रहे हैं, वो कुछ लोग ये भी हैं कि वो समझ रहे हैं कि शायद ये 77 है। जिस तरीके से पाकिस्तान में 77 में एक तहरीक चली और उस तहरीक के नतीजे में लोग सड़कों पर एहतजाज कर रहे थे और उसके नतीजे में बहुत शदीद किस्म का आप कह लें पुरतशद्दुद मुजाहरे हो रहे थे। तो उसमें फिर अमन के नाम के ऊपर पाकिस्तान के अंदर माशाल्लाह लगा और फिर वो माशाल्लाह जो है 11 साल तक रहा। तो कुछ लोगों का ख्याल है कि शायद इस तरह की सूरत हाल ना हो। बहरहाल बांग्लादेश के अंदर ये जो तब्दीली आई है ये एक ऐसे माहौल में आई है जब बांग्लादेश की इकॉनमी जो है वो बहुत ऊपर जा रही थी, बेहतर सूरत हाल का सामना था। माजी में बांग्लादेश की इकॉनमी बहुत नीचे थी, वहाँ की मैन पावर्स की भी दुनिया में इतनी कदर मंजिलत नहीं थी। लेकिन पिछले 1-2 दहाइयों से बांग्लादेश ने अपनी इकॉनमी को भी इम्प्रूव किया, वहाँ का टका जो है वो भी पाकिस्तानी रुपए से कहीं ज़्यादा मजबूत है। और अब लोग मिसालें दिया करते थे कि बांग्लादेश जो है वो कई हवालों से बेहतर जा रहा है। तो हमें उस बांग्लादेश मॉडल की भी बातें की जाती थी कि बांग्लादेश मॉडल लाया जाए। तो अब इन हालात में आप कितनी ज़रूरत समझते हैं, लेकिन ये ज़रूर है कि कुछ वेस्टर्न इंटरेस्ट हैं बहुत सारे मुल्कों के, बहुत सारी दुनिया की ताकतों के, जो समझती हैं कि इन मुल्कों के अंदर ख़ास तौर पे थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में और अफ़गानिस्तान, इन जितने मुल्क हैं इनके अंदर कुछ अपनी तरफ की जो है वो एक किस्म की कह लें कि वो सूरत हाल क्रिएट करते हैं, जिसके बाद जो है वहाँ सारा ये हंगामा खेजी हो जाती है, अमन व अमान का इशू बन जाता है। अब नेचुरली बांग्लादेश के अंदर जब तक कि स्टेबिलिटी नहीं आएगी तो वो उसकी इकॉनमी भी गिरेगी, उसके बाकी मामलात भी ख़राब होंगे और उसमें बदहाली भी आएगी, सारा कुछ हो सकता है। तो इस हालात में हमें एक तो दुआ ये करनी चाहिए कि वहाँ पे हालात स्टेबल हों, वहाँ पे अगर किसी किस्म के भी माशाल्लाह कि अल्लाह ना करे कोई सूरत हाल हो, लेकिन अगर पुरअमन तरीके से इक़्तिदार मुंतकिल हो जाता है और वहाँ पे अमन कायम हो जाता है तो वो एक अच्छी चीज़ होगी। एक बात चलते चलते ज़रूर कहूँगा कि वहाँ के लोगों को भी अब एहसास हुआ है और वो नारे आपने सुने कि जो पाकिस्तान के साथ रीजॉइनिंग के नारे लगा रहे हैं। तो ये एहसास इसलिए अच्छा है कि कम से कम मुसलमान मुल्कों के दरमियान जो है वो इस तरह की सूरत हाल नहीं होनी चाहिए कि अभी प्रॉपर बड़े भरपूर अंदाज में इंडियन मीडिया और बाकी लोग जो है इसकी कह लें कि सारा मलबा जो है पता नहीं वो कहाँ से दूर की ढूंढ के ले आते हैं, पाकिस्तान पे डालने की कोशिश कर रहे हैं और पाकिस्तान अपने क्राइसिस को डील करने की कोशिश कर रहा है नेचुरली। और एक नया क्राइसिस जो है उसमें कितना शर्मंगेज़ी अब इंडियन मीडिया और इंडियन लोग फैला रहे हैं, इसके ऊपर भी गहरी नज़र रखनी होगी। और दुआ यही करनी चाहिए कि बांग्लादेश के अंदर अमन भी हो, इस्तेहकाम भी हो और उसके साथ साथ पाकिस्तान के अंदर भी जमहूरियत फले फूले। और ये जो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर बातें चल रही हैं कि हम एक ग्रैंड डायलॉग और खुश असलूबी और खुश बख्ती ये है कि अब पीटीआई के लोग भी ग्रैंड डायलॉग की बातें कर रहे हैं, तो बेहतरी की इम्कानात अपनी जगह पे मौजूद हैं और इसके लिए हम एक अपनी नेक ख्वाहिशात भी रखते हैं।